जो नेचर और मोटिवेशन है ऑफ अ जेंडर बेस्ड वायलेंस कुड बी वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनी अदर वायलेंस। दो लोगों का आपस में सड़क पे झगड़ा हो गया, उनकी हाथापाई हुई, वो एक वायलेंस है। लेकिन अगर आप किसी को अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, वो मोटिवेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस? हम ये समझते हैं कि क्योंकि मर्द ज़्यादा पावरफुल है तो वही परपिट्रेटर होगा और औरत क्योंकि कमज़ोर है तो वो विक्टिम होगी। आखिर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से लेजिस्लेशन है या जो लॉज है मुख्तलिफ, वो क्योंकि वो जेंडर कह रहे हैं तो जेंडर में विक्टिम मर्द भी हो सकता है। व्हाट इज रेप अकॉर्डिंग टू लॉ, और क्या ये भी जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है या इज इट इंडिपेंडेंट? कुछ ख़वातीन से मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ही आदमी ने उनको मल्टीपल टाइम्स रेप किया डिफरेंट टाइम जोन्स में, और वो तीसरी और चौथी दफ़ा जब ये अमल हुआ उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई। मैंने उनसे पूछा ये पहली दफ़ा ही क्यों नहीं करवाई, तो वो जो शेम और जो हेसिटेशन और ये कि माशरा उनको किस तरह से लेबल करेगा। रिपोर्ट हुआ है कि कहीं पे ऑफेंस ऑफ रेप कमिट हुआ है, सो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी, क्या क्या वो प्रोसीजर्स हैं वो देखे जाएंगे? औरत को इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना भी इनकी जिम्मेदारी, जितना मुमकिन हो कि मेडिकल एग्जामिनेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो कि एविडेंस प्रिजर्व हो सके, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी IO और फीमेल मेडिकल ऑफिसर के ऊपर है। सेक्शन 509 है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें हर वो लफ्ज, हर वो जेस्चर, हर वो अमल दैट इज इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इज पनिशेबल। आजकल आपने देखा होगा साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, शेयरिंग ऑफ इंडिसेंट इमेजेस, ये बहुत सारी खवातीन हैं जो उसकी विक्टिम्स बन रही हैं, बन चुकी हैं। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमें एज गेस्ट ज्वाइन किया था बैरिस्टर आमना उस्मान साहिबा ने, और हमने जो उनसे टॉपिक डिस्कस किया वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, खासकर ख़वातीन के लिए, बट इन जनरल हर जेंडर के लिए ही। जी हाँ, आज हमने डिस्कस किया जेंडर बेस्ड वायलेंस को, सेक्सुअल ऑफेंसेस को, और ये डिस्कस किया कि इन द केसेस ऑफ रेप इन्वेस्टिगेशंस के क्या मेथड होते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कंडक्ट की जाती है, विक्टिम को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, अगर कोई भी शख्स चाहे वो खातून हो या मर्द हो अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस का विक्टिम है तो उसके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अंडर द लॉ, कौन कौन सी लेजिस्लेशंस हैं, कौन कौन से स्पेशल लॉज या फोरम्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा अगर कोई खातून है या कोई मर्द है जो कि हरासा किया जा रहा है अपनी वर्क प्लेस में, हैरेसमेंट का सामना कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है या क्या कर सकती है। बहुत ही नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन था, एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर गेस्ट। सो वॉच एंड एंजॉय। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक लाइफ कैसी होती है बीइंग अ फीमेल लिटिगेटर, स्पेशली क्या ये मेल्स की तरह या एक इन जनरल जिस तरह से लाइफ होती है एक लिटिगेटर की, जिस तरह से आप अपने मेल कोलीग्स को देखती हैं, सेम है या कुछ डिफरेंस होता है? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, जहाँ तक लिटिगेशन की बात है स्पेसिफिकली, कुछ चैलेंजेस हैं जो कॉमन हैं टू बोथ मैन एंड वुमेन, और कुछ चैलेंजेस हैं जो स्पेसिफिक है फीमेल लिटिगेटर्स के हवाले से। जहाँ तक कॉमन चैलेंजेस की बात है उसमें एक लीगल प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करना इन इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज, क्योंकि एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें काम सीखना, उसका अमल एक चैलेंजिंग होता है। फिर एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने के लिए क्लाइंटेल गैदर करना और उस क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, वो एक इन इट सेल्फ चैलेंज है, प्रोसेस वाइज भी और मेरिट वाइज भी। ये वो चैलेंजेस हैं जिसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें या तो आप मर्द हैं या औरत हैं, दोनों को उतना ही टाइम, उतनी ही एफर्ट लगानी पड़ती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो बड़े स्पेसिफिकली टू फीमेल लिटिगेटर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है परसेप्शन का। और परसेप्शन का चैलेंज इस वजह से है कि मुझे लगता है कि जो कोलीग्स होते हैं हमारे, या जो क्लाइंट्स होते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे जजेस, उनके दिमाग में ये परसेप्शन होता है कि अगर हम औरत हैं या हम एक फ़ीमेल लिटिगेटर हैं तो शायद हम इतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगी,
क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इतना टाइम नहीं दे सकी होंगी अपने केस की प्रिपरेशन में। तो जो कॉन्फिडेंस उनको शायद मेल लिटिगेटर्स पे होगा, वो उतना कॉन्फिडेंस उनको फीमेल लिटिगेटर्स पे नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो फीमेल लिटिगेटर्स आती हैं प्रैक्टिस में, मेरे ख्याल में उनकी फैमिलीज़ भी इतना इनकरेज नहीं करती हैं उनको कि इस प्रोफेशन में जाएँ, क्योंकि ये प्रोफेशन एक तरह से करप्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि ये बड़ा मेल डोमिनेटिंग है, कहाँ कोर्ट में धक्के कहाँ खाएंगे। कोर्ट में धक्के खाएंगी, और कहाँ वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगी कि उनको एक मर्डरर से भी डील करना है और अक्यूज हर तरह के आ रहे हैं, उनसे भी डील करना है। ये चैलेंजेस शायद वो फेस ना कर सकें। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस एक मेल लॉयर को मिलता है, वो शायद फीमेल लॉयर्स को अपनी फैमिलीज़ की तरफ से भी नहीं मिलता। तो परसेप्शन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी अपनी इन्नेट पर्सनैलिटीज़ का। मेरे ख्याल में जिस तरह का एग्रेशन इस प्रोफेशन के लिए चाहिए, वो इट कम्स वेरी नेचुरली एंड वेरी इजीली टू अ लॉट ऑफ मेन। वो वाला एग्रेशन ख़वातीन में नहीं होता, वो उनको शायद ओवर द टाइम बिल्ड करना पड़ता है। तीसरी बात ये है कि एक पर्सनालिटीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो ख़वातीन बहुत अपने आप को प्रूव करने के लिए कोशिश करती हैं कि वो परफेक्शनिस्ट बने। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेजेस में भी दे एम फॉर द हायर पोजीशंस। ये जो परफेक्शनिस्ट वाली एक स्ट्रीक है, या आप कह लें कि ये नीड है, उसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन के अंदर वो ब्रेवरी नहीं आती टू टेक ऑन केसेस जो कि बहुत चैलेंजिंग हों। फॉर इंस्टेंस जहाँ पे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स आ जाती हैं, दे वुड प्रेफर कि जो नॉर्मल प्रैक्टिसिंग प्रोसीजरल चीज़ें हैं जैसे फैमिली लॉज में हैं, उनमें फोकस करें, या और जो स्पेशल लॉज के हवाले से जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें फोकस करें, रादर देन एमिंग टू एस्टैब्लिश द प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक तीसरा है कि अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इस प्रोफेशन की जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको बर्दाश्त करना। आपके बच्चे हैं, आपकी अपनी एक डोमेस्टिक लाइफ है, आपके घर में बूढ़े लोग हैं, आपके घर में और लोग हैं जिनको आपकी नीड की ज़रूरत है, उनको आपको वक्त देना, एट द सेम टाइम फुल कंसंट्रेशन के साथ इस प्रोफेशन में अपने क्लाइंट को सर्व करना। ये एक ऐसा चैलेंज है जो मेरे ख्याल में बहुत सारे मर्द वकील नहीं फेस करते होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी जो फीमेल लॉ स्टूडेंट्स या फीमेल लॉ एस्पिरेंट्स जो होती हैं वो मुझसे अक्सर पूछती रहती हैं कि क्या आप लड़कियों के लिए रेकमेंड करेंगे ये फील्ड। ऑब्वियसली मैं एक सही आंसर नहीं उसके लिए दे पाता। द रीज़न इज़ कि आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपनी सिस्टर्स के लिए, अपनी डॉटर्स के लिए आप रेकमेंड करेंगी कि उन्हें जाना चाहिए लिटिगेशन में, स्पेसिफिकली एज यू हैव अर्लियर मेंशन्ड कि वहाँ पे उनको मर्डरर्स के साथ भी, क्रिमिनल्स के साथ भी डील करना होता है एंड कोर्ट्स के हालात भी यू आर वेल अवेयर। तो इस सूरत हाल में आप रेकमेंड करेंगी? मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। इसके बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बुनियादी वजह तो ये है कि जब औरतें ख़ुद इस प्रोफेशन में स्टेप इन करेंगी तो ये प्रोफेशन डाइल्यूट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वो जो परसेप्शन वाली बात है वो सबसे पहले एलिमिनेट होगी, और डोर्स खुलेंगे और ख़वातीन के लिए कि वो स्टेप इन करें, क्योंकि ये प्रोफेशन डाइल्यूट हो जाएगा। जैसा आप मेडिकल प्रोफेशन में आप देखेंगे, आपको इतनी ख़वातीन नज़र आती हैं, वहाँ पे आप कोई सवाल भी नहीं करता कि एक ख़ातून है क्या वो डॉक्टर बन सकती है या नहीं बन सकती। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ख़वातीन आएंगी तो ये प्रोफेशन में एक एक्सेप्टेंस डेवलप होगी। दूसरी बात ये है कि उन औरतों में ख़ुद शऊर आएगा अपने राइट्स के हवाले से, क्योंकि अब तक हमारे माशरे में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस रहे हैं उसमें माइनॉरिटीज़ के अलावा ख़वातीन का एक सेक्शन है जो काफ़ी मार्जिनलाइज्ड रहा है। तो इसलिए ख़वातीन को ख़ुद पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। बहुत सारे चीज़ों के हवाले से मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मालूम थे जब तक मैं ख़ुद वकील नहीं बनी। और तीसरी बात यह है कि जब इस प्रोफेशन में ख़ास बात यह है कि वंस यू एक्वायर द स्किल, आपके पास एक स्किल सेट आ जाए कि ये केस आपने कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे चलाना है, क्लाइंट को कैसे रिलीफ देनी है, तो आपके अंदर इतनी इंडिपेंडेंस आ जाती है कि आप घर बैठे भी अपनी लीगल प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं।
तो आप घर बैठे भी बहुत सारे लोगों को, अगर आप लिटिगेशन नहीं कर सकते तो आप कॉर्पोरेट एस्पेक्ट में भी वेंचर कर सकते हैं, जिसमें आप ओपिनियन राइटिंग, एग्रीमेंट्स, ड्राफ्टिंग का काम कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है ख़वातीन के लिए। तो ये मेरे ख़्याल में, मैं तो बहुत ज़रूर रिकमेंड करूँगी, फॉर दीज रीजंस ख़वातीन को ज़रूर स्टेप इन करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आम लोगों की तरफ से ये कही जाती है कि विद इन लीगल प्रोफेशन शायद डिस्क्रिमिनेशन है ख़वातीन को लेके, या मेल डोमिनेंस आप कह सकती हैं। तो इसमें क्या रियलिटी है? कोई डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट आप अपनी डेली रूटीन में बीइंग अ लिटिगेटर फेस करती हैं या नहीं? अनफॉर्चुनेटली मैंने तो नहीं किया, लेकिन इज़ इट मैं अनफॉर्चुनेट? यू सेड अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर्स के, यस, पीपल कंप्लेन एंड राइटली सो, वो ये कंप्लेन करती हैं, तो इसमें ज़रूर हकीकत है। डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने कहा, परसेप्शन हमेशा से ख़वातीन लॉयर्स के हवाले से ये रहा है, जो मैंने आपको बताया, कि वो शायद उस तरीके से डिलीवर ना कर सकें जिस तरह से मेल लॉयर्स डिलीवर कर सकते हैं। उस परसेप्शन की वजह से बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है और हुआ है कि बहुत सारी लॉ फर्म्स इतनी विलिंग ना हो कि वो ख़वातीन को अपने दफ्तर में इंगेज करें। और आप जैसे जानते हैं कि इस प्रोफेशन में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी पढ़ाई के अलावा जो काम हम सीखते हैं, वो लॉ फर्म्स में एक सीनियर को शैडो करके सीखते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन को शायद इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलती हैं, जो कि मेल लॉयर्स को आसानी से मिल जाती हैं, इसी परसेप्शन की वजह से कि शायद ख़वातीन इतना बेहतरीन काम ना कर सकें, इतना टाइम ना दे सकें उस फर्म को। जब ये परसेप्शन चेंज हो जाएगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो लोग ख़वातीन कंप्लेन करती हैं, एंड आई एग्री विद देम कि ये ज़रूर एलिमेंट होगा और है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो इन पाकिस्तान हम एक टर्म सुनते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, बट कोर्ट्स में हम किस तरह के नॉर्मली केसेस देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, जो हमारे डेली रूटीन में हमें नज़र आते हैं कोर्ट्स में? अच्छा, देखिए, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, पहले मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन एलैबोरेट कर दूँ। जेंडर बेस्ड एक तो नॉर्मल डेफिनेशन है वायलेंस की, अगेन दैट इज़ कॉमन टू बोथ मेन एंड वुमेन, एंड दैट इंक्लूड्स फिजिकल वायलेंस, सेक्शुअल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बल्कि मैं कुछ लिख कर भी लाई हुई हूँ अपने साथ। इकोनॉमिक अब्यूज़, ये सब वायलेंस में आते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, एसेट अटैक हो गया, फोर्स्ड एंड चाइल्ड मैरिज हो गया, ऑनर क्राइम्स हो गए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक लेवल ऑफ वायलेंस है जो कि वो हार्म प्रोवाइड करते हैं किसी शख्स को बिकॉज ऑफ देयर specific gender. Now, that could include either a woman being affected or being harmed because she's a woman, or a man being harmed because he's a man, or a transgender being harmed because he's a transgender. तो ये एक डेफिनेशन है जेंडर बेस्ड वायलेंस की। जो कोर्ट्स में हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं वो एक लार्ज सेक्शन है जो कि सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट का कोर्ट्स में नज़र आता है, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट। दूसरा मुझे लगता है सेक्सुअल असॉल्ट के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत नज़र आते हैं। और तीसरा आप कहेंगे ऑनर किलिंग तो को तो अब मीडिया हाइप भी बहुत मिली है, और ऑनर किलिंग के केसेस की वजह से अभी लॉ में अमेंडमेंट भी आई है कि अब उनमें केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो सकता। चाइल्ड मैरिज, फोर्स्ड मैरिज, आपने देखा होगा पिछले अरसे में, जिस दौरान दुआ ज़हरा का केस बहुत मशहूर हुआ। उस दौरान और भी बच्चियों के केसेस निकले, जिससे पता चला कि ये किस तरह से चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो हो रही हैं। एसिड अटैक केसेस और हेबियस कॉर्पस के केसेस, किसी को गायब कर देना, ये जो है स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में नज़र आते हैं। अच्छा, मैं चाइल्ड मैरिज पे यहाँ पे, क्योंकि आपने एक रेलिवेंट केस दुआ ज़हरा ज़हीर, द स्टेट वर्सेस ज़हीर का केस बेसिकली हम उसे कहना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक, या हाई कोर्ट ने मना किया था कि आप विक्टिम का या जो खातून है उनका नाम ना ले।
अच्छा, चाइल्ड मैरिज में चलें, यहाँ तक तो ठीक है कि अगर फोर्सफुली करवाई जाए वो तो ऑब्वियसली गोज़ विदाउट सेइंग कि गलत है, बट व्हाट इफ़ चाइल्ड अंडर एज पर्सन वांट्स टू मैरी और वो अपनी विल से शादी करता है, एंड लॉ में भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की इसकी बहुत सारी बेशुमार अथॉरिटीज़ हैं जो कि कहते हैं कि दैट कुड बी अ वैलिड मैरिज, सो हाउ डू यू सी दैट? अच्छा देखिए, अब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई है इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिससे बड़ी बात क्लियर हो गई है। देयर इज सम विजडम बिहाइंड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013. देयर इज सम विजडम बिहाइंड मेजॉरिटी एक्ट. There is some wisdom behind Section 376 of Pakistan Penal Code, which says that sexual intercourse with a girl under the age of 16 will tantamount to rape. तो कोई विजडम है लेजिस्लेचर का कि उसने ये लॉ बनाया है। तो देखिए, बहुत सारी ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं, ख़वातीन तो नहीं कहूँगी, वो बच्चियां हैं जो अंडर द एज ऑफ 18 हैं और वो चाहेंगी कि वो शादी करें, और हो सकता है उनकी कंसेंट भी हो, लेकिन क्योंकि उनकी कंसेंट वो क्योंकि अभी तक माइनॉरिटी में माइनर कहलाती हैं, सॉरी माइनॉरिटी का लफ्ज़ निकल गया मुझसे, माइनर कहलाती हैं, तो ये माना जाता है दे आर नॉट केपेबल ऑफ इंटेलिजेंटली डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स। इसीलिए उनका एक गार्जियन अपॉइंट होता है जो उनके लिए सही फैसला कर सके। So when they're not able to intelligently decide for themselves, this is one of the reasons why their marriage is considered invalid under the Child Marriage Restraint Act. In fact, it is open to punishment for the man who marries a minor girl. The person who facilitates the Yes, marriage बिल्कुल. basically. And if there's an intercourse in between, that tantamounts to rape. एग्जैक्टली। अच्छा, इस पे मैं एक ब्रीफ सी एक चीज़ आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगा कि इज़ इट रियली फॉर लेजिस्लेचर टू डिसाइड कि किसको किस एज पे शादी करनी चाहिए? द रीज़न इज़ कि अगर हम इस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की अगर बात करें तो ये अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है। व्हेन इनिशियली ये बनाया गया था, ये इनैक्ट हुआ था, तो इसमें एज 9 ईयर थी, देन 11, 13, अब 16 तक पंजाब में, एंड 18 इन सिंध। एंड अगर हम थोड़ा सा अपने पड़ोस पे चलते हैं इंडिया में, दैट एज इज़ 21। So is it really for legislature to legislate upon such subject, बहुत सारी और चीज़ें छोड़ के, कि किसको किस एज में शादी करनी चाहिए? देखिए, लेजिस्लेचर जब इंटरवीन करती है और लॉ बनाती है जब कोई मिसचीफ उसको नज़र आए जिसको एड्रेस करना है। अब मिसचीफ यहाँ पे क्या थी जिसकी वजह से लेजिस्लेचर को ये डिसाइड करना पड़ा कि वो एक वैलिडली रजिस्टर्ड मैरिज की एज सेट कर सके। मिसचीफ ये है कि देखिए, मैरिज इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन. Marriage is not only about two people residing together. Marriage is about bringing forth a generation और उसको रेज करना. And it also affects, marriage also affects the health of a woman. एक बच्ची है जिसको अभी ग्रो करना है, उसके अपने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी अपनी एबिलिटी हो सकती है टू मेक अ डिसीजन फॉर हर सेल्फ. Then if she becomes a mother, how she has this responsibility of raising a generation. अगर हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक माइनर पर छोड़ देंगे तो बहुत सारे अब्यूज़ेस हो सकते हैं उसकी वजह से। बहुत सारी हो सकता है वो अपनी लाइफ तो अफेक्ट कर ही रही हूँ, आगे आने वाले बच्चों की भी लाइफ अफेक्ट करें। तो इसकी वजह से, इस मिसचीफ को एड्रेस करने की वजह से, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेचर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो एक पर्टिकुलर रूल सेट कर दे सबके लिए, ताकि ये आगे आने वाले अब्यूज़ेस हैं जो हम शायद फोर्सी भी नहीं कर सकते, वो ना कर सकें। जो बहुत सारी बच्चियां होती हैं जिनको नहीं पता होता कि उनकी शादी की हो रही है किसी शख्स से, वो आया उनके काबिल है या नहीं है, उसके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकती हैं नहीं गुजार सकती। एक पावर डायनामिक्स का डिफरेंस होगा। एक एडल्ट है, एक मर्द है, एडल्ट है, एक माइनर है जिसकी शादी हो रही है, उन दोनों के बीच में एक पावर डायनामिक्स का फ़र्क होगा। उस पावर डायनामिक्स को मिसयूज़ करके वो आदमी उसके साथ कुछ गलत ना कर सके। देखिए, बहुत सारी शादियां यहाँ पे इस वजह से भी होती हैं, मैंने देखा जो माइनर बच्चियों की शादियां हो रही हैं कि वो शादी करके बाद में उनको आगे गलत बिजनेसेस में डाला जा रहा है या उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। वो सारे अब्यूसेस जो हैं उनसे भी बचा जा सके। अच्छा, कमिंग बैक टू
वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस। सो क्या वायलेंस तो वायलेंस ही है, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट हो, दैट इज़ वायलेंस एंड दैट इज़ इलीगल। सो वाई टू डिस्क्रिमिनेट? एक नई कैटेगरी हमें क्यों हमने बना दी, जेंडर बेस्ड वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस या वॉट एवर वायलेंस इज। क्या हम सारे इन टर्म ऑफ वायलेंस ही हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते, या उसके लेजिस्लेचर के फ्रेमवर्क में या लॉज के फ्रेमवर्क में सिर्फ वायलेंस को हम नहीं लेके चल सकते? देखिए, स्पेशल कैटेगरी बनाना इसलिए भी ज़रूरी था, या इसको एक डिस्टिंक्टिवली देखना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो नेचर और मोटिवेशन है ऑफ अ जेंडर बेस्ड वायलेंस कुड बी वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनी अदर वायलेंस। दो लोगों का आपस में सड़क पे झगड़ा हो गया, उनकी हाथापाई हुई, वो एक वायलेंस है। लेकिन अगर आप किसी को अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, वो मोटिवेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। अब अगर हम इसको एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी नहीं बनाएंगे, तो हमें क्रिमिनल लॉ में एक बड़ा कैटेगराइज करना पड़ता है चीज़ों को, कि क्या एक अमल हुआ और उस अमल के पीछे नियत क्या थी, मेंसरिया क्या था। तो जब हम एक देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो हमें पता चल जाता है कि ये जेंडर की वजह से हुआ, इसकी मोटिवेशन कहाँ से आई है इस ऑफेंस को करने की। दूसरी बात ये होती है सेंसिटाइजेशन। जब हम कह देते हैं कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, तो हम वहाँ पे ये अंडरस्टैंड के, या हम एक चीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं जब एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है, तो हम वो सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं जो कि आती हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक या सोशल प्रॉब्लम्स जो प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में। वन ऑफ इट इज़ पावर डायनामिक्स। वी अंडरस्टैंड कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जब मियाँ बीवी एक साथ होते हैं, and if a woman is somehow financially weak, or she not even if she is not financially weak, by virtue of her being in a domestic relationship, she is more prone to domestic abuse. तो ये कैटेगराइजेशन की वजह से ये बात हमें समझ आ जाती है। तो जब हमें ये चीज़ समझ आ जाती है, तो फिर हमें रिलीफ देने में टू द विक्टिम ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखते हैं, और उसमें ज़्यादातर हमें समझ आता है कि ख़वातीन ही उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में विक्टिम होती हैं, तो फिर हम जो पूरा सिस्टम होता है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑफ रिपोर्टिंग, ऑफ ट्रायल, उसको इस तरह से स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन कर देते हैं कि वो उस जेंडर को असिस्ट कर सके इन गेनिंग एक्सेस टू जस्टिस। अब जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की हमने बात की और ये कैटेगराइजेशन हमारे मुल्क में स्टार्ट हुई, तो उस कैटेगराइजेशन का बहुत फ़ायदा ये हुआ कि अब जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं हमारे कोर्ट्स में। एक डेजिग्नेटेड कोर्ट है जिसमें सिर्फ जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस जा रहे हैं। जब ये इस तरह की कैटेगराइजेशन है टू टेक ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस, तो जो जजेस हैं दे आर ट्रेन्ड to handle these trials. They are trained to handle those victims. The entire staff is trained to handle those cases. जो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं उसमें जेंडर वायलेंस के हवाले से यूनिट्स हैं, या डेजिग्नेटेड वुमेन पुलिस स्टेशंस हैं who are more sensitive to understand and report the cases and investigate the cases accordingly. वो एक acquire कर लेते हैं expertise to handle सजा केस, ताकि इनका डिस्पोजल बहुत तरीके से हो। अब आप इमेजिन करें ये इसी तरह से हैंडल किया जा रहा हो जो कि एक नॉर्मल मार कुटाई का केस है, नॉर्मल वायलेंस के केसेस हैं, और एक कोर्ट है जिसके पास हर तरह के इसी तरह के केसेस आ रहे हैं, तो वो उनकी जो इनको इन केसेस को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, वो बड़ा एक जेनेरिक किस्म का तरीका होगा। तो वो ड्यू लेवरेज या ड्यू इम्पोर्टेंस जो लेजिस्लेचर देना चाह रहा है इन केसेस को, वो नहीं दे सकेगा। अब आप देखें, यही जेंडर बेस्ड वायलेंस की कैटेगराइजेशन थी जिसकी वजह से अब एंटी रेप एक्ट आया 2021 में, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर एक्ट 2021, जिसकी वजह से बहुत बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का प्रोसीजर लेआउट हो गया। अच्छा, जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम टर्म सुनते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगा बड़ा सब्जेक्टिव होके, कि एक परसेप्शन हमारे जहन में बना हुआ है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर बात हो रही है तो मतलब दैट इज़ अगेंस्ट अ वुमेन। जेंडर बेस्ड वायलेंस इज़
अमाउंटिंग और इज इक्वल टू नाउ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन सोसाइटी. सो आप क्या समझती हैं कि जो एक परसेप्शन है, जहाँ पे अगर हम क्रिमिनल लॉ में भी देखते हैं, अगर कोई केस होता है जहाँ पे ये इल्ज़ाम लगता है कि एक मर्द ने औरत के अगेंस्ट ये वायलेंस कमिट की या ये ऑफेंस कमिट किया, बीट रेप और वट एवर इट इज़, तो एक परसेप्शन पब्लिक का बन जाता है कि जी हाँ ये हुआ है एंड यही गिल्टी है. सो इज इट नॉट काइंड ऑफ वायलेंस जो कि हम जेंडर बेस्ड, क्योंकि वो मर्द है तो शायद उसने वाकई में किया ही होगा, तो क्या ये उसके अगेंस्ट भी वायलेंस नहीं है? अच्छा देखिए, परसेप्शन तो है लेकिन लीगल पोजीशन ऐसी नहीं है. अब परसेप्शन इस वजह से बना हुआ है क्योंकि हमारे माशरे में औरत एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से मानी जाती है और मर्द जो है पावर डायनामिक्स की वजह से माना जाता है कि वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है हर घर में, हर माशरे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है. तो पावर डायनामिक्स की वजह से हम ये समझते हैं कि क्योंकि मर्द ज़्यादा पावरफुल है तो वही परपिट्रेटर होगा और औरत क्योंकि कमज़ोर है तो वो विक्टिम होगी. आखिर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से लेजिस्लेशन है या जो लॉज हैं मुख्तलिफ, वो क्योंकि वो जेंडर कह रहे हैं तो जेंडर में विक्टिम मर्द भी हो सकता है. अब जैसे मिसाल है कि रेप केसेस जो है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, वो उसमें विक्टिम जो है वो औरत होती है और परपिट्रेटर आदमी होता है. ये बाय डेफिनेशन है. लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड वो ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस भी बताता है जिसमें मर्द विक्टिम होता है, अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 377, और जो है परपिट्रेटर मर्द ही हो सकता है. दूसरा, एंटी रेप एक्ट 2021 जो आया है वो जेंडर न्यूट्रल है. जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है 2013 का, वो जेंडर न्यूट्रल है. उसमें एक और मर्द भी हो सकता है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस अगर किया गया हो तो वो अपना केस लेकर आ सकता है. जो हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है 2010 का, ऑल्दो उसका टाइटल का नाम जो है बड़ा डिसेप्टिव लगता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, बट अगर आप उसको लॉ को अच्छी तरह से देखें तो वो भी जेंडर न्यूट्रल है. अगर मर्द हरास हो रहा है एट वर्क प्लेस तो ही कैन ऑल्सो ब्रिंग अ केस. ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं वो मर्द भी लेकर आ सकता है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऑनर किलिंग के केसेस में औरत अगर विक्टिम है तो मर्द भी जिसके साथ अगर वो एक अज़वाजी रिलेशनशिप में है वो भी विक्टिम हो सकता है. तो ट्रांसजेंडर्स वो भी उनके ख़िलाफ़ अगर वायलेंस हो, वो भी एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है. उसके अलावा जो हमारे चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं या फोर्स मैरिजेस के केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ में भी और फोर्स मैरिजेस में भी मर्द औरत दोनों केस अपना ला सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज़ के केसेस हैं वो भी जेंडर न्यूट्रल हैं. बट इट जस्ट सो हैपन्स कि इस माशरे में क्योंकि औरत एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करती है, विक्टिम होती है, तो हमें लगता है कि ये केसेस या ये लेबल जो है सिर्फ ख़वातीन के लिए. इट्स जस्ट अ परसेप्शन, इट्स ओनली अ परसेप्शन. लीगल पोजीशन ऐसी नहीं है. लीगल पोजीशन ऐसी नहीं है. अच्छा, लॉ किस चीज़ को वायलेंस कंसिडर करता है? शुड इट ओनली बी फिजिकल, कि आप किसी को मार रहे हों, या क्या क्या इसकी एग्जाम हो सकते हैं? आपने काफ़ी सारे बताई भी हैं, बट आई वांट कि आप कैटेगराइज करके आप इसको रिपीट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ वायलेंस हो सकती है. अच्छा, मैंने जो कैटेगराइजेशन देखी है, एक तो फिज़िकल वायलेंस सबसे पहले, और फिज़िकल वायलेंस में बीटिंग, असॉल्ट, फिज़िकल अब्यूज़ आ जाते हैं. फिज़िकल वायलेंस तो अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, नॉर्मल वायलेंस दैट कैन कॉज फिज़िकल इंजरी. दूसरा सेक्सुअल वायलेंस आ जाता है. सेक्सुअल वायलेंस में रेप, अटेम्प्ट टू रेप, असॉल्ट, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. तीसरा है इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़, जिसमें ह्यूमिलिएशन, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, वर्बल अब्यूज़, कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है. चौथा है इकोनॉमिक अब्यूज़, आप किसी को उसकी प्रॉपर्टी से डिनाई कर दें,
या आप उसको जो है फोर्सफुली एम्प्लॉयमेंट में रखें या एम्प्लॉयमेंट से निकाल दें, या एम्प्लॉयमेंट रखते हुए आप एक फॉर्म ऑफ कंट्रोल उसके ऊपर एक्सरसाइज करें, आप काम ये करें स्लेवरी की तरह, जैसे फोर्स्ड लेबर है। और बाकी जो आप हमारे माशरे में देखते हैं कुछ हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ऑनर किलिंग, कारोकारी, चाइल्ड मैरिज अब तक है, फोर्स्ड मैरिजेस बहुत है, डाउरी वायलेंस बहुत है, एसिड अटैक्स। तो ये कुछ नॉन कैटेगराइजेशन है वायलेंस की जो हम बड़ी प्रिवेलेंट, और भी होंगी, ये मेरे नज़दीक सबसे प्रोमिनेंट है। एसिड अटैक्स के रिलेटेड तो आई थिंक सेपरेट प्रोविजंस में भी हैं। एंड एक और बड़ी यूनिक चीज़, मैंने आज तक वो चीज़ शायद सुनी नहीं और देखी भी नहीं कभी, अपने जो थोड़ा सा एक एरिया अरसा है प्रैक्टिस का, मैरिज विद कुरान। मतलब हमारे पास प्रोविज़न मौजूद है इस चीज़ की। आई डोंट नो कि होती है नहीं होती। सो इन योर एक्सपीरियंस आपने कभी इस तरह का कुछ सुना हो? देखिए मीडिया के थ्रू सुनते रहते हैं हम, और ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ है। अब हम थोड़े से फॉर्चुनेट इस तरह से भी हैं कि हम एक अर्बन सेटअप में रह रहे हैं, जहाँ पे अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। रूरल सेटअप में तो हैं अभी भी ये बातें सुनते हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो ख़वातीन भी उसके लिए अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जी। सो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने एक परसेप्शन की बात की कि हमेशा जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो परसेप्शन हमारा यही होता है कि वो अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे वायलेंस हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकते हैं अगेंस्ट मैन? अगेंस्ट मैन, ये जो मैंने अभी सारे वॉयलेंस लेबल किए, ये सारे मर्दों के अगेंस्ट हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ ये देखने की बात है कि हमारा लीगली हमें कहाँ कहाँ रेमेडी मिल सकती है। जैसे मैं बताया सेक्सुअल वायलेंस, जहाँ पे रेप की बात आती है, वहाँ पे अननेचुरल ऑफेंसेस की भी बात आ सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट में अब्यूज़ हर तरह का, वर्क प्लेस पे है, डोमेस्टिक सेटिंग्स में है, या कहीं और है, बिल्कुल हो सकता है। फिजिकल वायलेंस तो है ही, दैट इज जेंडर न्यूट्रल, औरत के साथ हो रहा है, मर्द के साथ हो रहा है। अच्छा, ऑन लेटर साइड हमें एक चीज़ काफ़ी सुनने को मिलती है कि जो बीवी है उसने शोहर को पिटाई लगा दी। तो इस पे अगर इस तरह का कुछ होता है इन रियलिटी, आई डोंट नो कि होता है या नहीं, तो उस पे क्या क्या जो शोहर है उसके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो कहाँ जा सकता है? देखिए डिपेंडिंग ऑन द इंजरी, अगर उसको वो क्रिमिनल नेचर की हैं तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो असॉल्ट के प्रोविजंस हैं वो सारे अप्लाई होंगे। अगर किसी मर्द ने मारा हो, उसी तरीके से अगर वो एफआईआर कटाता है उसके खिलाफ फॉर असॉल्ट या फिजिकल अब्यूज़, वो इसी तरह से औरत के खिलाफ भी कर सकता है। और वरना अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, जैसे आपने कहा, तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है जो सिंध में एप्लीकेबल है, वो डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 है, उसके तहत जो है फाइल कर सकता है अच्छा, केस। मैं यही नेक्स्ट आपसे फ्रेमवर्क्स पूछना चाह रहा था या लॉज पूछना चाह रहा, कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बताऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 14, जो कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन इज़ एन इनवॉयलेबल राइट। राइट टू लाइफ आर्टिकल 9 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 25 डिस्क्रिमिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस आर्टिकल 25 में ये भी है कि द स्टेट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके अलावा ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसी की बेसिस पे, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन या इसी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कवानीन भी बने। इसके अलावा स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 34, जो इंश्योर करे कि ख़वातीन की फुल पार्टिसिपेशन हो इन ऑल स्फेयर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ। फिर हम आ जाते हैं अपने क्रिमिनल लॉज की तरफ। क्रिमिनल लॉज में सबसे मेजर स्टैट्यूट है हमारा पाकिस्तान पीनल कोड का, जो कि हर तरह के वॉयलेंस को, जो मर्डर है, असॉल्ट है, रेप है, सेक्सुअल हरासमेंट है, एसेट अटैक है, डाउरी रिलेटेड वॉयलेंस है, ऑनर किलिंग है, उन सब को ऑफेंस डिक्लेयर करके उसके हवाले से पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करता है।
देन वी हैव दिस एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 जो स्पेसिफिकली रेप के हवाले से है. वी हैव एसेट कंट्रोल एंड एसेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2011 जिसने इन्हांस किए पेनल्टीज़ फॉर एसेट अटैक्स और उसने रेगुलेट किए है सेल ऑफ एसेट्स. हमारे काफ़ी स्पेशल लॉज हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, जिसमें हमारा इम्पॉर्टेंट बार बार मैंने रिपीट किया डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 जो वर्क प्लेस रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 का, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट 2018 है. ये हमारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. उसके अलावा हमारे पास सिविल रेमेडीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं. हम किसी बात से परेशान हैं तो हम इंजंक्शन के ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं. हम हमने कोई लॉस इस दौरान सफ़र किया है, हम उसकी कंपेंसेशन और मॉनेटरी बेनिफिट उसका कोर्ट्स के थ्रू हासिल कर सकते हैं. हमें अगर कोई अथॉरिटी हमारा केस सुनने को तैयार नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199. हेबियस कॉर्पस जैसे एक रेमेडी है जो हम बड़ी हासिल करते हैं कोर्ट में, हाई वो तो कोर्ट से हमारे लिए अंडर दूसरा आर्टिकल. फाइल करेगा ना, वो तो बिल्कुल. हाँ वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए की जी है. बिल्कुल. उसके अलावा पॉलिसीज़ हमारी वक्तन फ़वक्तन को स्टेट हमारी बनाती है जिसकी बेसिस पे एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है, लेजिस्लेशंस बनते हैं टू हैंडल जेंडर बेस्ड वायलेंस. कुछ मुझे ऐसे याद है, मैं लिख के भी लाई हुई हूँ, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, आपको याद होगा 2002 में आई थी, फॉर वुमेन प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट. नेशनल एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन राइट्स. फिर हमारे नेशनल एंड प्रोविंशियल कमीशंस हैं ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, और हमारी वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स, हेल्पलाइंस और शेल्टर होम्स बने हुए हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं ख़वातीन को इन प्रोवाइडिंग शेल्टर इफ़ दे आर विक्टिम्स. हमारी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिनको हमारी स्टेट ने रेटिफाई किया है, जैसे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW. SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. बस सिर्फ मसला ये है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स और एक्सेस टू जस्टिस तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मूव पाकिस्तान कर का ही रहा है. मसला है बेसिकली. हाँ, सारे कवानीन हमारे पास नो डाउट बहुत अच्छे बहुत हैं. हैं जी. और स्पेसिफिकली प्रोविंस ऑफ सिंध जो है इसमें तो बहुत ही शानदार किस्म के कानून है, बट लाकानूनियत पूरे स्टेट में इतनी है कि वो पता ही नहीं होता कि कौन सा कानून एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी या नहीं. लेकिन देखिए प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है और मुझे तो लगता है कि अब ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ही, अब बहुत पहले कितनी अंडर रिपोर्टिंग होती थी इन केसेस की. मेरे ख्याल में कोई औरत डोमेस्टिक वायलेंस का केस लाने में बहुत हिचकिचाती होगी जब तक डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट 2013 नहीं आया था. या फिर जो रेप केसेस थे वो इतने ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड होते थे. मैं आपको एक मिसाल दूँ, मुझे पता चला, कुछ ख़वातीन से मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ही आदमी ने उनको मल्टीपल टाइम्स रेप किया डिफरेंट टाइम जोन्स में, और वो तीसरे और चौथे दफ़ा जब ये अमल हुआ उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई. तो मैंने कहा मैंने उनसे पूछा ये पहली दफ़ा ही क्यों नहीं करवाई. तो वो जो शेम और जो हेसिटेशन और ये कि माशरा उनको किस तरह से लेबल करेगा, वो सारे परसेप्शंस उनकी वजह से जो उनके ऊपर इतने हावी हुए हुए थे, उससे वो इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने पहली दफ़ा वो रिपोर्ट ही नहीं करवाया. अगर वो पहली दफ़ा रिपोर्ट करा देती तो वो शायद ये दूसरा, तीसरा, चौथा इंसिडेंट भी नहीं होता. लेकिन अब ये है कि पहली दफ़ा होने के बाद ही ख़वातीन अब रिपोर्ट करा रही हैं. ये कॉन्फिडेंस अब उनके अंदर आ रहा है कि दे विल बी द डेजिग्नेटेड कोर्ट्स विच विल लिसन नाउ. There is a designated police station that where they can report their matter. अब ये आपने देखा होगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हैं, सलमान अकरम राजा वाली जजमेंट आई, जो कि हमारे सिंध में मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की जजमेंट थी, जिन्होंने उनको फर्दर उन गाइडलाइंस को स्ट्रीमलाइन किया. उसके बाद हमारे होम डिपार्टमेंट ने वो जो गाइडलाइंस थी रेप केसेस के हवाले से उनको कैसे हैंडल करना है, वो इम्प्लीमेंट किए हैं कोर्ट में. उसके बाद जाके जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स का भी बनी है.
और किस तरह से ट्रायल्स हैंडल होने हैं, औरतों की स्टेटमेंट कैसे ली जाएगी, ये इतने बेहतर तरीके से सारा प्रोसेस अब शुरू हुआ है कि अब ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है केसेस की। और मेरे ख्याल में अब शायद जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी हाई जा अच्छा, रहा है। अब ये सारी बात आपने बता दी, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हम प्रोफेशनल्स तो समझ सकते हैं ये चीज़ें, बट शायद एक आम आदमी उस तरह से ना समझ सकता हो। रेमेडीज़ आपने ऑब्वियसली सारी बता दी, आई नो दैट, बट मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि एक खातून है, जो परसेप्शन है, जो डोमिनेटेड चीज़ है, उसी को हम लेके चलते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इज़ अगेंस्ट वुमेन, ठीक है? तो एक खातून है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही है, घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही है इन पर्टिकुलर, उसको किस तरह से क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए और वो क्या-क्या स्टेप लेना चाहिए उसे अपनी जो लीगल रेमेडीज़ अवेल करने के लिए? टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं, बट व्हाट शी शुड डू? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो 2 कैटेगराइज़ेशंस होनी चाहिए। एक तो ये है कि इमीडिएट हेल्प क्या लें, और दूसरी चीज़ ये है कि वो लीगल रेमेडीज़ कैसे हासिल करें। इमीडिएट हेल्प तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हो, या वो सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम हो, या वो किसी फिज़िकल वायलेंस की विक्टिम हो। इमीडिएट रिलीफ तो ये है कि वो सबसे पहले सपोर्ट ग्रुप हासिल करे, जहाँ पे वो अपने आप को हिफाज़त से रख सके। सपोर्ट ग्रुप अगर फैमिली और फ्रेंड्स में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे जो शेल्टर होम्स हैं, उनमें ज़रूर जाएँ। अगर वो उनको इंजरी हुई है, तो सबसे पहले वो मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास ज़रूर जाएँ। अपना अपना मुआयना ज़रूर करवाएँ, अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएँ, ताकि एक रिपोर्ट हो सके, उनकी जो भी इमीडिएट इंजरीज़ हैं वो रिकॉर्ड पर आ सकें। एविडेंस कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और एविडेंस कलेक्शन की अवेयरनेस होना ख़वातीन में बहुत ज़रूरी है, कि अगर वो उन्होंने 2-4 दिन गुज़ार लिए, शावर ले लिया, वो सारी इंजरीज़ चली गईं, तो बाद में ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो इंटरप्ट हो सकती हैं, उनके लिए देयर विल बी अ प्रॉब्लम, शैडो ऑफ डाउट शेडो ऑफ बेसिकली। डाउट क्रिएट हो सकता है। तो इमीडिएट रिलीफ वो ज़रूर हासिल करें। उनको मालूम होना चाहिए कि पुलिस का की हेल्पलाइन क्या है, 15 कॉल करना है। वुमेन स्पेसिफिक हेल्पलाइन है सिंध की 1094, उस पे ज़रूर कॉल करें। अगर उनके पास कोई नहीं है, कोई जगह नहीं है जाने के लिए, उनको सारे शेल्टर होम्स का पता होना चाहिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स होती है, वो यकीनन एक एपिसोड ऑफ वायलेंस से गुजर रही होती हैं। पहले ही दिन शादी के उनके साथ मारपीट नहीं शुरू होती, पहले कुछ वायलेंस स्टार्ट होता है, फिर वो बढ़ते-बढ़ते आगे जाता है। जब शुरू में ही स्टार्ट हो जाए, उस वक़्त मेक श्योर दे हैव ऑल दीज़ हेल्पलाइन्स, दे हैव एन एक्सेस टू ऑल दीज़ हेल्पलाइन्स, दे आर अवेयर ऑफ दीज़ हेल्पलाइन्स, जिनको वो राब्ता कर सकें, अगर आगे जाके ज़िंदगी में उनको ये प्रॉब्लम होती है। जब ये वो अपने आप को सेव कर लें, ये सारे मामलात अपने कवर कर लें, उसके बाद जो लीगल रेमेडीज़ हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का उनके साथ वायलेंस हुआ है, उसके हिसाब से वो रेमेडी हासिल कर सकती हैं। अगर वो सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम है, तो उसके लिए एफआईआर इमीडिएटली कटवाना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड मेक श्योर कि शी रीचेस द वुमेन मेडिकल लीगल ऑफिसर, कि उनका मुआयना हो सके, मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके, उनके जो कपड़े हैं या जो भी एविडेंस उनसे रिलेटेड है, वो जल्द से जल्द कलेक्ट हो सके। उस एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि इट्स एन ऑफेंस दैट रिक्वायर्स अरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली, जिनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट किया उनको अरेस्ट ज़रूर किया जाए, ताकि ये सारा एविडेंस प्रिजर्व हो सके। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एफआईआर कटे, ऑल्दो ये असॉल्ट में भी आता है, लेकिन वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, केस फाइल कर सकती हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल केसेस जैसे हमारे यहाँ चलते हैं, वैसे मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्ट उनका केस लेके, और वो आगे का उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के हवाले से प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दे सकता है, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स दे सकता है, कि मर्द जिसने वो वायलेंस इन्फ्लिक्ट किया है, वो उन तक रसाई ना हो, और वो एक हिफाजत के साथ रह सकें। उन प्रोटेक्शन ऑर्डर्स में कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि जिस घर में वो रह रही हैं, उसमें मर्द को कहा जाए कि वो वहाँ से स्टेप आउट करे
और वो हिफाजत से अपने बच्चों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ उस घर में बाहिफाजत रह सकें। ये सारी पावर्स मैजिस्ट्रेट्स के पास हैं। तो ये इमीडिएट, और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स फिर जैसे जैसे केस फाइल करेंगी तो दैट वो तो ये सारी चीज़ें तो इंसेप्शन की हैं। फिर आगे केस बढ़ेगा तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें, अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें। स्टेटमेंट ख़वातीन रिकॉर्ड कराते वक्त बहुत हेसिटेट करती हैं। आखिर अब बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि उनकी कोर्ट में भी फ़ीमेल मैजिस्ट्रेट्स अब उनकी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं। रेप केसेस हैं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिसमें द कोर्ट रूम इज़ नॉट ओपन टू जनरल पब्लिक। वहाँ पे सिर्फ कोर्ट में जज, विक्टिम, जो रेलेवेंट पार्टीज़ हैं, काइंड वकील, ऑफ इन कैमरा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हुए उनको हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए कि सब लोग सुन रहे हैं, वो इस तरह की पर्सनल बातें बता रही हैं जिससे उनको जो नहीं बतानी चाहिए ओपनली पब्लिकली। अब उनको उस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ ऑल वेल टेकन केयर ऑफ नाउ। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज रेप। व्हाट इज रेप अकॉर्डिंग टू लॉ, और क्या ये भी जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है या इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी जेंडर? देखिए जो रेप है वो अंडर सेक्शन 375 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी डेफिनेशन में ये बड़ी पर्टिकुलर चीज़ है कि द विक्टिम इज़ अ वुमन एंड द परपिट्रेटर इज़ अ मैन। और उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अ मैन इज़ सेड टू कमिट रेप इफ़ ही हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन विदाउट हर विल, उसकी कंसेंट ना हो औरत की, या फिर अगर कंसेंट हो तो वो कंसेंट इस तरीके से ली गई हो कि किसी किसी डर के अंडर, फेयर ऑफ डेथ और हर्ट, या फिर व्हेन शी इज़ अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, या फिर जहाँ पे मर्द को पता हो कि वो उस औरत का हस्बैंड नहीं है और औरत ने कंसेंट नहीं दी, लेकिन वो औरत समझती है कि उसका हस्बैंड है किसी भी वजह से, और उसके साथ मर्द को लेकिन ये पता है कि वो उसकी औरत नहीं है, और फिर ही हैज़ इंटरकोर्स विद हर। तो यहाँ पे दो बातें इस डेफिनेशन में बड़ी क्लियर हैं। एक तो कंसेंट होना या ना होना डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ अगेंस्ट हर विल किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो दैट ऑल्सो टेंटामाउंट्स टू रेप। और अगर उसकी कंसेंट के साथ किया है, लेकिन अगर वो कंसेंट इलीगली प्रोक्योर की गई है तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप। और एज आई मेंशन कि अगर एक लड़की जो है 16 ईयर्स से कम है, बेशक वो शादीशुदा रिश्ते में है या शादी के रिश्ते में नहीं है, कंसेंट है या नहीं है, अगर उसके साथ इंटरकोर्स है तो वो रेप कहलाता है। और जेंडर जो है एज आई सेड, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के ज़ुमरे में ही आता है, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस विच इज़ inflicted upon a person because of his or her gender. So rape usually is committed against a woman because she's a woman. So do you think that this definition or this legal position is complete? बहुत सारे शायद मुल्क हैं जिनमें फीमेल कैन ऑल्सो लाइक कमिट रेप। सो पाकिस्तान में ये कोई लॉ नहीं है कि फीमेल कैन कमिट रेप? जो अननेचुरल ऑफेंसेस हैं उसमें जो सेक्शन 377 है उसके में हवाले से ये है कि द perpetrators अगेन अ मैन, लेकिन there are further definitions of other forms of violence, sexual abuse, not considering rape, क्योंकि rape के लिए तो penetration और ये सारे elements होना बहुत ज़रूरी है। हमारे recent amendments थी law में, जिसमें 377A and 377B ऐड किया गया है। Those forms of abuses, sexual abuses, are covered under 377A and B. That could be against children also, against any gender. वो gender neutral है in terms of who the perpetrator is. सो हाउ लॉ सी, मतलब लॉ में अटेम्प्ट टू रेप को किस तरह से देखा जाता है, उसकी क्या सजाएं हैं या उसको किस तरह से डील किया जाता है? इज इट कंसिडर्ड एज रेप, और या इसको अटेम्प्ट के ज़मरे में लाया जाता है? अच्छा, जो हमारा पाकिस्तानी लॉ है वो अटेम्प्ट टू रेप को भी उतना ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस समझता है जितना कि एक कंप्लीट एक्ट ऑफ रेप को।
वैसे भी जनरली हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में एक सेक्शन 511 है जो कि कवर करता है तमाम उन केसेस को जो कि एक तो होता है ना ऑफेंस किया, और ऑफेंस कुछ भी हो सकता है, मर्डर का ऑफेंस हो सकता है, चोरी का ऑफेंस होता है, और एक होता है अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस। तो सेक्शन 501 वैसे ही 511 वैसे ही उन सारी अटेम्प्ट्स को पनिशेबल करता है, और पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या अदर फॉर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और इसी तरीके से जो रेप है उसकी उसमें जो पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 376, रेप की अपनी पनिशमेंट तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए फ्रॉम 10 years अप टू 25 years, मिनिमम 10 years हो सकती है, मैक्सिमम 25 years हो सकती है आई विद थिंक फाइन। देयर इज डेथ सेंटेंस एज वेल। जी, अटेम्प्ट के हवाले से भी उसी में पनिशमेंट है कि जो अटेम्प्ट टू रेप है उसकी भी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है 5 years से 25 years तक हो सकती है। तो जो की पॉइंट ये है कि सिर्फ फ़र्क कमीशन ऑफ ऑफेंस का है, लेकिन द लेवल ऑफ सीरियसनेस गिवन बाय द लेजिस्लेशन टू अटेम्प्ट इज इक्विवेलेंट टू अ कंप्लीट एक्ट। पनिशमेंट बिल्कुल बताइए, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया और कमिट कंप्लीट वो नहीं हुआ तो आपको आप बरी-ओ-ज़िम्मा हो जाएंगे। पनिशमेंट भी उसकी बाकायदा तौर पे दी गई है, और विक्टिम प्रोटेक्शन ज़रूर दी गई है। जो विक्टिम प्रोटेक्शन रेप विक्टिम्स को मिलती है वो ही उनको मिलती है जो सब्जेक्टेड हैं टू अटेम्प्ट टू। अच्छा मिस, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जानना चाहूँगा कि देयर इज़ एन एलिगेशन, एक खातून है जो पुलिस के पास जाती है, रिपोर्ट हुआ है कि कहीं पे ऑफेंस ऑफ रेप कमिट हुआ है। सो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी, क्या क्या वो प्रोसीजर्स हैं वो देखे जाएंगे? नॉर्मल ऑफेंस की तरह ही सब चीज़ की जाएगी कि पुलिस स्टेशन जाना है, एफआईआर कटेगी एंड ऑल दैट, या कुछ डिफरेंट? अच्छा, ये जो है एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 जो रिसेंटली आया है, उसने ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से बता दी हैं। उसके अलावा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस आई थी थ्रू अ जजमेंट, और अब वो जैसे मैंने एक और जजमेंट का आपका हवाला दिया जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उसके हवाले उनको उन सारी चीज़ों को कल्मिनेट करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक्ट ऑफ 2021 है उससे हमें ये पता चलता है कि अब जो एफआईआर और उसके इमीडिएट स्टेप्स थे वो बड़े आसान कर दिए गए हैं। अगर कोई विक्टिम है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाए और वो रिपोर्ट करे। कोई भी जाके बता सकता है कि यहाँ पे ये विक्टिम है और ये रिपोर्ट करना चाहती है। पुलिस की ज़िम्मेदारी ये है कि वो विक्टिम तक पहुँचे जहाँ पर भी विक्टिम रिहाइश पज़ीर हों, और फिर उनकी इनिशियल स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाए। उसके बाद हर वो मेजर ले जो कि उनकी डिग्निटी और उनको एडिशनल ट्रॉमा से बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर वो उसी घर में रह रही हैं जहाँ पे परपेट्रेटर मौजूद है, तो ऑफ कोर्स, या आगे चल के अगर वो परपेट्रेटर अरेस्ट भी होता है और उनका वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, तो उनको ऐसी जगह पे पहुँचाया जाए, ऐसे शेल्टर होम में पहुँचाया जाए जहाँ पे उनको हिफाजत से रह सकें। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इमीडिएटली लिखना ज़रूरी है, इसमें डिले नहीं हो सकता, और अगर वो डिले होगा तो उसके लिए जवाबदेह होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जैसे ही एफआईआर उन मिले दर्ज हो, इमीडिएटली द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट इंश्योर कि एक फीमेल पुलिस ऑफिसर भी अवेलेबल हो साथ में जो इन्वेस्टिगेशन कर सके, खातून से बात कर सके। और इसीलिए जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट्स भी बने हुए हैं पुलिस स्टेशंस में जो कि ये सेंसिटिवली हैंडल कर सके। औरत को इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना भी इनकी ज़िम्मेदारी है, फीमेल मेडिकल ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है। वो जितना मुमकिन हो कि मेडिकल एग्जामिनेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो कि एविडेंस प्रिजर्व हो सके, वो उसका उसका इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईओ और फीमेल मेडिकल ऑफिसर के साथ के ऊपर है। फीमेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर? फीमेल मेडिकल ऑफिसर। उसके अलावा और भी जो एविडेंस कलेक्शन है, ख़वातीन के कपड़े और ये सारी चीज़ें भी जल्द से जल्द प्रिजर्व हो जाए। इन सारी चीज़ों के लिए विक्टिम का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों में डिले नहीं हो सकता।
उसके अलावा जैसे जैसे ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर ट्रायल के हवाले से लॉ के अंदर बहुत सारी जैसे जैसे आप मुझसे पूछते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या पाबंदियां हैं या क्या क्या डायरेक्शंस हैं जो लॉ ने दी हैं। फॉर इंस्टेंस कि अब जैसे आपने शुरू में कहा था आइडेंटिटी हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम मस्ट बी प्रोटेक्टेड। दूसरा ये है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है विक्टिम की अंडर 164 जो रिकॉर्ड होती है फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द ट्रायल स्टार्ट्स, वो प्रेफरेबली एक फ़ीमेल मैजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। और ये जो केसेस हैं सारे ये स्पेशल जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स में जाने चाहिए, जहाँ पे इनके स्पीडी ट्रायल हो सके। इसमें एक टाइम फ्रेम भी है, विद इन 3 मंथ्स प्रेफरेबली ये डिस्पोज ऑफ हो जाने चाहिए, ताकि ये विक्टिम को अनड्यू प्रेशर या टेंशन ना हो कि ये सालों साल केसेस चल रहे हैं। इस तो पे ये वीडियो लिंक्स पे स्टेटमेंट का भी आई थिंक देखिए वीडियो लिंक्स का तो अब वैसे भी जो है सिस्टम स्टार्ट हो गया है, और जो है ये अंडर कानून शहादत भी है। तो इवन पाकिस्तान पीनल कोड में भी इसके सॉरी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में भी है, कोड में भी है। तो ये इन कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह। बेसिकली वो जो सलमान अकरम राजा वाला जो केस था उस पे दैट वाज अ फाउंडेशन के जो वीडियो लिंक्स के थ्रू भी आपकी टेस्टमनीज रिकॉर्ड हो सकती हैं, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ रेप केसेस। तो वो फाउंडेशन था, तो वहाँ से पहले, अब तो ऑब्वियसली सबके लिए अवेलेबल हैं, बट वहाँ से स्पेसिफिकली रेप विक्टिम्स के सबसे पहले वहाँ से फाउंडेशन दी गई थी। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान में कौन कौन से मज़ीद ऐसे लॉज हैं जो कि मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को डील करते हैं? मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के हवाले से तो एक जो हमारा बेसिक फाउंडेशन जिसने ले की है वो तो सेक्शन 354 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो कि हर उस असॉल्ट, हर उस क्रिमिनल फोर्स को जो कि की जाती है अपॉन अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, उसको पनिशेबल किया है। और उसकी एक पनिशमेंट भी है ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अबाउट 2 years विद फाइन। और उसमें हर चीज़ आ जाती है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी आ जाती है, ग्रोपिंग, टचिंग, टेयरिंग हर क्लोथ्स। तो एक सेक्शन 354 इज़ द बेसिक फाउंडेशन। और 354 को उससे पहले मैं कनेक्ट करूँगी जो मैंने पहले बात की थी। ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं हमारे लॉज़ में क्योंकि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आती है आर्टिकल 14, डिग्निटी ऑफ अ मैन, और मैन इंक्लूड्स बोथ मैन एंड वुमेन, इज़ द इनवॉलेबल राइट। और उसी के तर्ज पे हमारे लॉज बने हैं, तो ये सेक्शन 354 है। उसके अलावा सेक्शन 509 है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें हर वो लफ्ज़, हर वो जेस्चर, हर वो अमल दैट इज़ इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। उसके अलावा हमारे स्पेशल लॉज जो हैं, अगर देखा जाए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, वो भी एक तरह से हमारी डिग्निटी, हमारी मॉडेस्टी, ख़वातीन की डिग्निटी और मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ताकि वो ब्रेवली, बेबाक होके, विदाउट एनी हेसिटेशन वर्क प्लेस में अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए काम कर सकें। इसीलिए हर वो अमल जो कि उनको इंटिमिडेट करने के लिए किया जाता है एट अ वर्क प्लेस, वो उसके अंडर हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स पनिशेबल। उसके अलावा आप देखें रेप, और ये तो बड़े सीरियस लेवल पे आ जाते हैं असॉल्ट में, लेकिन जो कि फ़िज़िकल वायलेंस ना भी हो, इमोशनल वायलेंस हो, जैसे आजकल आपने देखा होगा साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, शेयरिंग ऑफ इंडीसेंट इमेजेस, ये बहुत सारी ख़वातीन हैं जो उसकी विक्टिम्स बन रही हैं, बन चुकी हैं। उसके हवाले से हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के लॉज हैं जो कि बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। जो अथॉरिटीज़ जो उसको इम्प्लीमेंट करा रही हैं वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं। उसके अलावा जैसा कि अब जो FIA की अथॉरिटी है, अब जो जो जुरिस्डिक्शन FIA के पास थी, अब वो एक्सटेंड हो गई है टू नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, जो कि अब ये इसको फोर्स ही कर रही है। अब वो उसकी वजह से जो ज़्यादा एक तरह से देखा जाए विजिलेंस आ गई है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट,
टू इंश्योर के सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से अब्यूज़ ना हो ख़वातीन की मॉडेस्टी का, ख़वातीन की रेपुटेशन का। और ये बड़ा एक अच्छा अमल है जिसकी वजह से बहुत सारी पहले जो ख़वातीन थी जो कि ख़ामोश रहती थी, उनकी तस्वीरें लीक आउट हो जाती थी, उनकी वीडियोस लीक आउट हो जाती थी, वो ख़ामोश रहती थी। अब जो है वो एक तरीके से एक जल्द ही इस चीज़ को कंट्रोल कर लेती हैं बाय रिपोर्टिंग ऑन एन इमीडिएट बेसिस, ऑन एन अर्जेंट बेसिस। सो इस पे मैं बेसिकली अपना एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड मल्टीपल ख़वातीन में अगर ये कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो डीएम्स आते हैं वो इसी क्वेश्चन के रिलेटेड आते हैं कि हमारी पिक्चर्स या वीडियोस किसी के पास चली गई हैं एंड दे आर थ्रेटनिंग अस के हम उन्हें लीक कर देंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। एंड इन सम इंस्टेंसेस मैंने देखा कुछ अकाउंट बना के लोगों ने वो बार बार उसको अपलोड भी कर रहे हैं ताकि वायरल हों। सो इस सूरत में क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या किया जा सकता है, किस तरह से ये चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है? अच्छा, देखिए, अगर कोई खातून एक विक्टिम है कि उनके वो साथ साइबर बुलिंग हो रही है, उनके इमेजेस लीक हो गए हैं, और तो सबसे पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहले किया जाता था कि एफआईए को रिपोर्टिंग होती थी, अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को वो रिपोर्ट कर सकती हैं, जो कि इमिजिएटली ट्रैक डाउन करेगी कि वो उनकी उनकी जो पिक्चर्स है उनकी सोर्स से निकल के किसने कहाँ कहाँ ऑनलाइन सर्कुलेट किया। क्योंकि आप देखें, मुझे शायद टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे तक जा चुकी है। वी टॉकिंग अबाउट टाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पुलिस एजेंसीज और एफआईए और ये जो एजेंसी है नई नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, इन सब के पास ये अथॉरिटीज़ है या इनके पास टेक्नोलॉजी है टू ट्रैक कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ सर्कुलेट हो रही है। तो वहाँ से वहाँ पे वो रुकवा भी सकती हैं, उन परपेट्रेटर्स को पकड़ भी सकती हैं जो कि ये सर्कुलेट कर रहे हैं, और इनको रिमूव करने की भी उनके पास फ्रॉम द मीडिया अथॉरिटी है। अच्छा, यू हैव मेंशन्ड अबाउट सेक्शन 354। सेक्शन 354 इतना शायद वो स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी 354A है, और अक्सर हम इसका मिसयूज़ होते हुए भी देखते हैं कि जहाँ पे भी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है मोहल्ले में तो पीपल ट्राई टू मिसयूज़ इट। जस्ट किसी भी एफआईआर में वो 354A वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो लगाई जाए बिकॉज इट्स नॉन बेलेबल, इसकी सज़ा ज़्यादा है एंड बेल नहीं मिलती आसानी से। सो हाउ डू यू सी दिस मिसयूज़? देखिए, इसका मिसयूज़ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे और जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें इमीडिएटली एफआईआर के बाद अरेस्ट अमल में आती है, वो सारे ऑफेंसेस बहुत मिसयूज्ड हैं। एंड आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग दैट कि ज़रा सी किसी बात पे झगड़ा होगा, वो किसी बात और बात का एक केस बना के एफआईआर लॉन्च कर देंगे। और इनिशियली ये भी होता था और अभी भी है कि जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। हमारा लॉ भी अनफॉर्चुनेटली उन पे इतनी पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि प्रोसेस जो है वो ये है कि एफआईआर के बाद चालान सबमिट करना है। पहले ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पूरी, उसके बाद एफआईआर हो। तो ये फॉल्स एलिगेशंस लगती थी हमेशा से टू सेटल स्कोर्स, टू इंश्योर के अरेस्ट अमल में आ जाए, फिर उसके बाद वो उनको ब्लैकमेल किया जाए, कोर्स किया जाए, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किए जाए, मीडिया मिसयूज़ किया जाए क्योंकि एक तरह से एक सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन भी हो जाती है अगर कोई शख्स 2 दिन के लिए भी जेल गुजार के आ जाए। तो ये मिसयूज़ तो होता है 354A का, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अरेस्ट करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। पुलिस अथॉरिटी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे कि ये जो बात कही जा रही है ये सच्ची भी है या नहीं, 354A का केस बनता भी है या नहीं। मेडिकल और फॉरेंसिक एविडेंस अगर कलेक्ट करने की ज़रूरत है, इस केस में नहीं तो किसी और केस में भी वो ज़रूर कलेक्ट करें। विटनेसेस को अच्छी तरह से एग्जामिन करें, सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करें, उसके बाद जाके एक लीगली सस्टेनेबल केस बनाएं। बट इसमें भी एक और प्रॉब्लम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इस पे भी एक प्रॉब्लम, लीगल बैरियर आ जाता है ऑफ सेक्शन 154, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट इस पे हमारे पास डायरेक्शंस हैं कि पुलिस के पास जो ड्यूटी ऑफिसर है, जो मोहरर है, उसके पास जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है ही हैज़ टू राइट इट डाउन।
बाद में इन्वेस्टिगेट करेगी वो सही है गलत है, बट जस्ट जी राइट इट डाउन। सो जी, ये एक लीगल प्रॉब्लम है जिसको हम समझते हैं। इसीलिए जजेस का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, कोर्ट्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जुडिशल ओवरसाइट का, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ बेल एंड ड्यूरिंग द ट्रायल। अगर बेल मिल सकती है इस केस में, इवन इफ द कोर्ट बिलीव्स के ये केस जो है इट शुड गो ऑन ट्रायल, और 265K वगैरह में ये नहीं वो हो सकता डिसमिस, तो अगर इफ एट ऑल द केस शुड गो ऑन ट्रायल, तो बेल अगर में बन सकती है, तो बेल को जो है प्रॉपरली बेल एप्लीकेशंस को सुना जाए और देखा जाए वेदर इट इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी और नॉट। तो यहाँ पे जुडिशल ओवरसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अच्छा, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स इन जी वर्क प्लेस। सो इसके लिए अगर कोई खातून किसी के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, सो व्हाट शी कैन डू, उसके पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है? अच्छा, वर्क प्लेस के हवाले से तो एक बहुत अच्छा कानून हमारे पास आ गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। और जो ऑम्बर्ड्समैन है, प्रोविंशियल ऑम्बर्ड्समैन, वो भी इसके केसेस बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं इन ऑल द प्रोविंसेस। वो जो लॉ है उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट ही ये है कि somebody making a sexual advance towards you or seeking sexual favors towards a victim in order to create a hostile environment at the workplace. तो जब वो बाय डेफिनेशन ही सेक्सुअल फेवर्स को इसमें ले आते हैं, तो ये औरतों के लिए, और अगेन आई वुड से द लॉ इज जेंडर न्यूट्रल, तो हर उस विक्टिम के लिए बड़ा अच्छा एवेन्यू है कि इस लॉ के तहत वो कंप्लेन फाइल करे। इस लॉ की ख़ास बात ये है कि ये पाबंद करता है हर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक इंक्वायरी कमेटी स्टैब्लिश करे अंडर दिस लॉ, जो कि इन्वेस्टिगेट करे और बिल्कुल एज अ क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी ये केस चलाए इन एज अ सिविल कोर्ट, और इसमें पूरा एक ट्रायल के बाद होल्ड करे एक आदमी को अकाउंटेबल whether he has committed harassment or not under this law। और उसके बाद मेजर और माइनर पेनल्टीज भी इसके अंडर डिफाइंड है, और मेजर पेनल्टीज में तो अप टू डिसमिसल, अप टू फाइन है। माइनर पेनल्टीज में वार्निंग से स्टार्ट होती हैं। इन केस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी हुई, तो प्रोविंशियल ऑम्बर्ड्समैन के पास डायरेक्ट कंप्लेन फाइल हो सकती है। तो ये जो लॉ है, अब इसके लॉ के हवाले से रूल्स भी हैं, लॉ में अमेंडमेंट भी आई है 2021 में, कि क्या क्या पहले क्लियर नहीं था कि कौन कौन सी एजुकेशनल कौन कौन सी वर्क प्लेसेस इंक्लूड होंगी हरास के कवानीन में, कौन कौन से अमल होंगे जो इंक्लूडेड होंगे। अब ये चीज़ें बड़ी क्लैरिफाई हो गई हैं with the latest amendment, with the rules and with the latest judgments। सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी अच्छी हरासमेंट के हवाले से जजमेंट्स आई हैं जिसने क्लैरिफाई किया है कि व्हाट टेंटामाउंट्स टू हरासमेंट। अच्छा, इंडिया में ये कहा जाता है कि द मोस्ट मिसयूज्ड लॉ इज़ द रेप लॉ, एंड द रीज़न इज़ कि उन्होंने उसका जो क्वांटम ऑफ एविडेंस है, जो स्ट्रिक्टनेस ऑफ एविडेंस है, उसे कम कर दिया था, और जो विक्टिम जो है, जो अपने आप को विक्टिम कहे, उसकी स्टेटमेंट पे ज़्यादा रिलायंस दे दी गई थी। सो व्हाट्स पोजीशन इन पाकिस्तान? क्या रेप लॉज मिसयूज़ होते हैं? बेसिकली इट्स वेरी, मैं इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ओपिनियन बेस्ड थिंग। सो इन योर ओपिनियन क्या मिसयूज़ होते हैं ये जितने सारे लॉज हमने डिस्कस किए, इनको मिसयूज़ करने की कोशिश की जाती है? अच्छा, मुझे लगता है कि क्योंकि हर क्रिमिनल केस का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत हाई है, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव करना पड़ता है। और अगर ये हमारा प्रिंसिपल है हमारे क्रिमिनल लॉ का कि ज़रा सी भी डिस्क्रिपेंसी हो या शेडो ऑफ शेडो ऑफ डाउट हो, तो द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज्ड। इसलिए चांस नहीं रहता कि कोई इस स्टैंडर्ड को वॉयलेट करे, विक्टिम के पार्ट पे कोई वॉयलेट करे और मिसयूज़ करे रेप लॉ को। दूसरी बात यह है कि अगर कोई औरत एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही है, फर्स्टली शी गोज टू द पुलिस स्टेशन, लॉजेस एन FIR,
सेकेंडली शी गिव्स हर स्टेटमेंट 161, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जा रही है, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रही है। चौथा, वो ट्रायल में खड़ी हो रही है, एक पूरा एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवा रही है, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है हर तरीके से, री एग्जामिनेशन हो रहा है उसका। एक 3-4 जगहों पे उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है। अगर वो फॉल्स केस होगा तो वो सामने आ जाता है while शी इज़ रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट। अगर वो सस्टेन कर जाती है सारी स्टेटमेंट्स और इसकी स्टेटमेंट इतनी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, तो साफ पता चल जाता है कि ये लॉ मिसयूज़ नहीं हो रहा। फिर देखिए, ख़वातीन जिस तरह के हमारा माशरा है, उसमें बहुत बोल्डनेस चाहिए किसी औरत के लिए टू फर्स्ट गो टू द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, देन टू गो टू कोर्ट मल्टीपल टाइम्स टू रिकॉर्ड हर स्टेटमेंट। अब अगर कोई औरत मिसयूज़ करना चाहेगी तो वो एक आध दफ़ा ही मिसयूज़ करेगी। इतनी दफ़ा अगर जाके वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रही है तो इट द केस वुड बी डेफिनेटली मोर देन अ पर्सनल वेंजेंस। तो इसलिए पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा अब तक इतना मिसयूज़ हो रहा हो केस। हो सकता है कि मैंने शायद इतना एक्सपीरियंस ना किया, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा केस नज़र नहीं आया जिसमें औरत ने आउट ऑफ पर्सनल वेंजेंस रेप का केस किया। और कोई केस कर सकती है मे बी, लेकिन रेप का एक काफ़ी उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है प्रूव करने का। और फिर देखिए, उसके बाद खाली रेप केस में औरत की टेस्टिमनी नहीं होती, मेडिकल एविडेंस भी उसको देना पड़ता है। पुलिस अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी करती है। अगर उस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में ही जो वो चालान जमा करवा रही है, अगर पता चल जाएगा कि केस सस्टेनेबल है या नहीं, तो एक पहले ही चार्ज फ्रेमिंग से पहले ही आइडिया हो जाता है कि केस कितना सस्टेन करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा सस्टेन, तो फिर औरत के आगे हिम्मत ही नहीं होगी कि वो पूरा ट्रायल कंक्लूड कराए। वी हैव अदर प्रोविजन सच एज 182 जहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या झूठा केस करने पे भी, सो आई थिंक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की रेमेडी, पर्जरी के हवाले से भी प्रोविजन है, झूठी गवाही देना। अच्छा, आप बैरिस्टर हैं, सो आप समझती हैं कि आज के दौर में, क्योंकि हर एक जो लॉयर होता है कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश होती है कि वो बार एट लॉ करे, उसके नाम के साथ बैरिस्टर लगे और वो ट्रेनिंग वो हासिल कर सके, तो आप क्या आज के दौर में कंसिडरिंग द एक्सपेंसेस एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, क्या वो वर्थ इट है कि आप यूके जाएं एंड ऑल, इतने सारे एक्सपेंस करके आप वो नाम लें, कोई ट्रेनिंग इतनी वर्थ इट है या नहीं आपके एक्सपीरियंस में? अच्छा देखिए, जहाँ तक हमारे बैचलर्स ऑफ लॉ का कोर्स है, आइदर यू स्टडी हियर और यू स्टडी अब्रॉड, अनफॉर्चुनेटली वो आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं करता फॉर एडवोकेसी, फॉर लिटिगेशन, फॉर इवन ड्राफ्टिंग, फॉर निगोसिएशन, फॉर क्लाइंट काउंसलिंग, फॉर रिसर्च। LLB का कोर्स इस तरह से इलेबोरेटेड है या लेड आउट है कि यू गेट टू टच वेरियस एरियाज ऑफ लॉ। आपको आइडिया हो जाता है कि चलें क्रिमिनल लॉ क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है इन द रियल वर्ल्ड वो कोई हमें नहीं सिखाता। जिन बच्चों ने LLB किया होता है और वो डायरेक्ट प्रैक्टिस में आते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती कि वो किस तरह से लर्न करें, एक्सेप्ट फॉर जॉइनिंग अनदर लॉ फर्म जहाँ पे वो और लॉयर्स से काम पहले सीखते हैं और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वो अगेन आई कंपेयर टू द मेडिकल प्रोफेशन, से मेडिकल प्रोफेशन में एक हाउस जॉब का कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। सिविल सर्विसेज में भी मैं देखती हूँ कि SCSS के इम्तिहान के बाद एक मैंडेटरी 1 ईयर ट्रेनिंग होती है, जो बड़ा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है कि नौकरी किस तरह से करनी है। अनफॉर्चुनेटली लीगल प्रोफेशन में कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मैंडेटरी ट्रेनिंग नहीं है कि आप वो लें और फिर आप फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी लें और फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो आप प्यूपिलेज करते हैं और फिर जो है 2 ईयर की प्यूपिलेज के बाद आप एलिजिबल होते हैं टू गेट अ लाइसेंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो वो स्किल अगर आपने अपनी जिस लॉ फर्म को ज्वाइन किया है, अगर आप लकी हैं कि आपने वहाँ से सीख ली, तो आप फिर बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेट हैं और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिर आपके लिए लीगल प्रैक्टिस
में आने का और एस्टैब्लिश करने का एक ही तरीका है, वो है ट्रायल एंड एरर बेसिस। अब आप कितनी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कितने क्लाइंट्स के केसेस बिगाड़ के प्रैक्टिस सीखेंगे और कितने अरसे में सीखेंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो बार वोकेशनल कोर्स उस वक्त कहलाता था बैरिस्टर्स का कोर्स, जो कि अब BPTC कहलाता है, मुख्तलिफ नाम है, बार मुख्तलिफ, ट्रेनिंग कोर्स, बार जी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स। उसमें उसका फ़ायदा ये है कि आपकी एडवोकेसी स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, नेगोशिएशंस पे ध्यान दिया जाता है, रिसर्च ड्राफ्टिंग की स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, जिससे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को बहुत आसानी हो जाती है जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि अदालत में कैसे बोलना है जज के सामने। अब अदालत में आप क्रिमिनल लॉ आपने पढ़ा है LLB में, लेकिन आप A to Z क्रिमिनल लॉ की कहानी नहीं सुना सकते जज साहब को। यू हैव टू फोकस ऑन द ब्रीफ दैट यू हैव एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे यू एड्रेस अ कोर्ट और अपना केस आप चलाते हैं। तो वो चीज़ें आपके LLB के प्रोसेस में कवर नहीं होती, इसलिए बहुत अच्छा है कि आप बार वोकेशनल कोर्स करें। अगर आप बाहर जा सकते हैं, देखिए बाहर पढ़ने का खाली स्किल एक्वायर करने के अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। एक दुनिया का एक्सपोजर मिलता है आपको, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको आइडिया होता है कि आपके मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं वो दूसरे मुल्क में और किस तरह से हैंडल की जाती हैं, वो फ़वाइद हैं। लेकिन अगर आप नहीं स्पेंड कर सकते तो आप कोशिश ये करें कि किसी अच्छे लॉयर को शैडो करें, और मैक्सिमम टाइम जितना आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में आफ्टर योर LLB लगा सकते हैं वो प्रैक्टिस करने में लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ कोर्ट आए, रोज़ फोकस करें, ताकि वो स्किल सेट आप हासिल कर सकें जो आप शायद बार वोकेशनल कोर्स में हासिल करते हैं। अब मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मैं व्हेन आई केम बैक फ्रॉम पाकिस्तान, केम बैक टू पाकिस्तान, इवन दो आई हैड बार वोकेशनल कोर्स, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी लॉ नहीं पढ़ा था तो मुझे स्क्रैच से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ी। आई वॉज लकी द चेम्बर्स दैट आई जॉइंड गिव मी अ वेरी वेरी गुड ट्रेनिंग, और इसी वजह से माशाल्लाह से आज अगर कुछ कर सकती हूँ तो उसी ट्रेनिंग की वजह से है। बट एवरीबडी इज़ नॉट लकी, so if they can't find somebody good to shadow, they can probably join an authority, they can, or an organization or an educational institute that can train them. So आपकी जर्नी में जानने की कोशिश करूँगा, आपने क्या, आपका आइडिया कैसे आया आपको कि आपने लॉ ही करना है? मुझे याद है कि जब भी हम लॉ स्कूल में हमारी फर्स्ट क्लास होती है तो हर टीचर हमसे पूछ रहा होता है व्हाई लॉ। सो आई विल रिपीट सेम क्वेश्चन हियर, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ क्लास, बट व्हाई लॉ, एंड कोई और फील्ड क्यों नहीं, और स्कूलिंग वगैरह आपका कहाँ से हुई सारी चीज़? अच्छा, स्कूलिंग O लेवल्स मैंने सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल से किया था, उसके बाद मैंने A लेवल्स सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से किया। LLB मैंने क्यों ज्वाइन किया? आई थिंक पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ प्रोफेशन वेयर आई कैन स्टैंड अप एंड स्पीक। सिर्फ ये मेरे दिमाग में एक बात थी जब मैंने A लेवल्स किया, और मैंने बहुत सोचा कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें ये मौका मिलेगा, तो LLB वाज वन ऑफ इट। दूसरी बात ये है कि मैंने जब ये फ़ैसला किया था, मैंने LLB स्टार्ट किया है अपना 2005 में। उस वक्त हम बहुत इन्वेस्टेड थे इन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, और मुझे लगा कि LLB पढ़ के शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से ये पॉलिटिकल सिचुएशन और टर्मोइल को समझ सकती हूँ, और शायद मैं बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ टू द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एक और बड़ी मोटिवेशन थी मेरी फैमिली से। मेरी माय सिस्टर वाज वेरी इंक्लाइंड कि मैं ये करती, तो मैंने उनकी इंक्लिनेशन कपल्ड विद माय इंटरेस्ट, मैंने कहा इसको परस्यू करते हैं, और फिर उस वजह से जर्नी स्टार्ट हुई थी। बिफोर स्टेपिंग इन आई हैड नो आइडिया कि व्हाट LLB इज़ अबाउट और व्हाट लीगल प्रैक्टिस इज़ अबाउट। वो तो फिर एज आई स्टार्टेड स्टडीइंग आई डेवलप अ लाइकिंग फॉर इट, और अगर लाइकिंग नहीं होती तो शायद मैं आज भी लिटिगेशन नहीं कर रही होती। स्पेशली लिटिगेशन में आप उस चीज़ को सस्टेन करना या उस चीज़ को लॉन्ग रन में लेके चलना, स्पेसिफिकली इन लिटिगेशन, दैट इज़ वेरी हार्ड, और 90-95% लोग एलिमिनेट हो जाते हैं विद इन फर्स्ट 5-6 ईयर्स। आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में ना, मेरे ख्याल में यहाँ खाली इस प्रोफेशन में नहीं,
या किसी भी प्रोफेशन में व्हाट कीप्स वन गोइंग इज़ देयर लाइकिंग फॉर व्हाट दे डू। मुझे लगता है कि मैं थॉरली इंजॉय करती हूँ जो मैं करती हूँ। अगर जिस दिन मुझे कोर्ट जाना होता है, मैं बहुत खुशी से जाती हूँ कोर्ट। मुझे बहुत मज़ा आता है कोर्ट रूम में बैठना, आर्ग्यूमेंट सुनना, या अगर मुझसे कोई चैलेंजिंग सवाल पूछे और फिर जब मैं उसका रिसर्च करके जवाब ढूँढती हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कोई ट्रेजर हंट मिल गया। ये एक बड़ा मज़े का सिस्टम है लीगल प्रोफेशन का या लीगल प्रैक्टिस का। अगर मैं इसको इन्जॉय नहीं करती तो मेरे ख्याल में शायद जितने चैलेंजेस इस प्रोफेशन में आते हैं उस वजह से मैं भी प्रैक्टिस छोड़ चुकी होती। वन मस्ट लाइक व्हाट दे डू। आई थिंक एग्जैक्टली दैट इज व्हाट कीप्स इट एग्जैक्टली गोइंग। लाइकिंग के बगैर तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा देर कर नहीं सकते, कोई भी बिल्कुल। काम, आप बोर हो जाएंगे. So thank you so much for your time, and perhaps it was the longest session of our podcast. अब देखते हैं एडिटिंग के बाद लॉन्गेस्ट बनता है या नहीं, बट इन माय ओपिनियन इट इज़ द लॉन्गेस्ट. थैंक यू सो मच थैंक यू जी। वंस अगेन. एंड व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.